संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक की हाल में हुई हार एक ज्वलंत मुद्दे को सामने लाती है। यदि आज पारंपरिक अर्थों में परिसीमन किया जाना हो तो राज्यों पर इसका वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा। जो राज्य यह दावा करता है कि परिसीमन हो जाने के कारण वे संसद में अपना प्रतिनिधित्व खो देंगे, उन्हें क्या वित्तीय रूप से भी नुकसान होगा या क्या उन्हें इससे लाभ होगा। नमस्कार, द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत। परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। यह आमतौर पर किसी दिए गए क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जो लोग इस बहस में नए हैं, उनके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि जिन राज्यों ने 1971 के बाद से दिशा निर्देशों के अनुपालन में अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है, यदि जनसंख्या के आधार पर नया परिसीमन किया जाता है तो उन्हें सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना है। कई अन्य बड़ी आबादी वाले राज्यों की तुलना अगर धीमी गति से बढ़ने वाली आबादी के राज्यों से करें, खासकर दक्षिण के राज्यों से, तो उन राज्यों का परिसीमन में संसद में कम प्रतिनिधि होंगे। जो राज्य इससे प्रभावित हो सकते हैं, उनका कहना है कि ये उनके साथ अन्याय है। यदि एक साथ देखा जाए तो 1971 की जनगणना के अनुसार दक्षिणी राज्यों यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 1/4 के करीब थी। 2011 तक ये घटकर लगभग 21% हो गई। इंडिया स्पेंड वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन 5 राज्यों ने मिलकर देश के प्रत्यक्ष करों का 1/4 से अधिक, जीएसटी का लगभग 29% हिस्सा जमा किया। लेकिन 15वें वित्त आयोग के आंकड़ों के अनुसार इन सबको मिलाकर केंद्र के करों के पूल में से उन्हें महज 15% हिस्सा ही मिलता है। इसलिए पारंपरिक अर्थों में परिसीमन का राजकोषीय प्रभाव केवल एक राजनीतिक मानचित्रण अभ्यास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर आर्थिक अभ्यास बन सकता है। भारतीय संरचना में संसद में प्रतिनिधित्व को वित्त आयोग के कामकाज से अलग करके देखना संभव नहीं है। ऐतिहासिक रूप से संविधान का अनुच्छेद 275 वित्त आयोग को राज्यों को सहायता या सहायता अनुदान की सिफारिश करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता रहा है, जो राज्यों को विकासात्मक परियोजनाओं में मदद करने और राजस्व घाटे को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि हाल के आयोगों ने अक्सर अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन फंडिंग को प्राथमिकता दी है, जिसके तहत अनुदान केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है, जो किसी स्पष्ट फॉर्मूले पर आधारित नहीं होता है, जबकि अनुच्छेद 275 वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान की अनुमति देता है। तर्क ये दिया जाता है कि संसद में संभावित रूप से कम प्रतिनिधित्व के साथ प्रभावित राज्यों की विवेकाधीन संसाधन आवंटन के प्रति इस बदलाव पर सवाल उठाने या इसे रोकने की क्षमता और भी कम हो जाएगी। चूंकि हम वित्त की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना पैसा मिलता है। वर्तमान नियमों के अनुसार प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के तहत प्रतिवर्ष 5 करोड़ मिलते हैं। ये राशि निर्वाचन क्षेत्र के आकार या जनसंख्या की परवाह किए बिना दी जाती है। यदि परिसीमन पारंपरिक तरीके से होता है और फॉर्मूला नहीं बदलता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष केवल 5 करोड़ रुपए ही मिलते रहते हैं और किसी विशेष राज्य से सांसदों की संख्या कम हो जाती है, तो उस राज्य को आवंटित कुल धन प्रभावित हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए एक नया फॉर्मूला ला सकती है कि विशेष राज्यों के लिए इस योजना के तहत समग्र आवंटन समान रहे या बढ़ जाए। लेकिन राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय नीति को प्रभावित करने की क्षमता का कम हो जाना ऐसी योजनाओं के तहत धन के आवंटन की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। न केवल एक राज्य के लोगों को संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, बल्कि प्रत्येक राज्य को एक इकाई के रूप में समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। कई परिपक्व संघीय ढांचे में, जैसे कि अमेरिका में उच्च सदन, अमेरिकी सेनेट, विशेष रूप से राज्यों को उनके आकार की परवाह किए बिना समान प्रतिनिधित्व देते हैं। ये उस संभावित राजकोषीय नीति से रक्षा करता है जो बहुमत का पक्ष लेती है। अमेरिका के मामले में कैलिफोर्निया, जो 2023 के अंत तक 3.9 करोड़ लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, का सेनेट में उतना ही प्रतिनिधित्व है जितना वायोमिंग का।
जो 6 लाख लोगों के साथ सबसे कम आबादी वाला राज्य है। हमारा अपना उच्च सदन राज्यसभा एक अर्थ में जनसंख्या के अनुसार समायोजित है। ये उन राजनीतिक प्रतिनिधियों को परेशान करता है जो छोटे या आर्थिक रूप से कुशल राज्यों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, जबकि लोकसभा जनसंख्या के समानुपाती है। दक्षिण भारतीय राज्य जो राष्ट्रीय जीडीपी में काफी अधिक योगदान देते हैं, उन्हें अपनी पकड़ खोने का डर है। भारत इस मामले में कुछ हद तक अनोखा है। कनाडा का उदाहरण ले। वहां जो राज्य सबसे कम आबादी वाला है, वे आर्थिक रूप से भी छोटा है। भारत में ऐसा नहीं है। जो राज्य राष्ट्रीय जीडीपी में या अन्य राजकोषीय संदर्भों में असमान रूप से अधिक योगदान देता है, वो अक्सर वही है जिन्होंने सबसे अच्छा जनसांख्यिकीय परिणाम देखा है, जैसे कि कम प्रजनन दर। क्या संसद का आकार बढ़ाना, जैसा कि हाल ही में प्रस्तावित किया गया था और जो विफल रहा, बेहतर प्रतिनिधित्व का परिणाम देगा? इसका उत्तर हाँ और ना दोनों हो सकता है। विधायिका में प्रभावी प्रतिनिधित्व केवल प्रतिनिधियों की संख्या तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। ये चर्चा की गुणवत्ता, सत्रों की आवृत्ति, प्रतिनिधियों की भागीदारी और कानून पर बहस के स्तर से भी झलकता है। यदि सक्रिय और पारदर्शी सार्वजनिक बहस में गिरावट आती है, तो लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले ऐतिहासिक विधेयकों का न्यूनतम संसदीय जांच के साथ पारित होना सामान्य हो सकता है। हमने एक विशेषज्ञ से बात की जिन्होंने वर्षों से ऐसी बहसों को काफी गहराई से जानते हैं, लेकिन वो गुमनाम रहना चाहते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से 2 सुझाव दिए। एक, यदि परिसीमन के कारण राज्यों को लोकसभा में कम प्रतिनिधित्व के साथ काम चलाना पड़ता है, तो केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यसभा प्रतिनिधित्व के फॉर्मूले को समायोजित किया जाए ताकि इन राज्यों को संतुलन बनाने के लिए उच्च स्तर पर भागीदारी मिले। वित्त विधेयकों पर राज्यसभा में भी चर्चा होनी चाहिए ताकि इन राज्यों को राजकोषीय नीति को प्रभावित करने का अवसर मिले। 2, महत्वपूर्ण कानूनों पर बहस करने के लिए न्यूनतम दिनों की संख्या या एक निश्चित अवधि उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए समय मिल सके। विशेषज्ञ बताते हैं कि संविधान सभा ने वास्तव में जनता को संविधान के प्रारूप पर टिप्पणी करने और भाग लेने के लिए 8 महीने की अवधि दी थी। महत्वपूर्ण बिलों को चंद दिनों या घंटों में हड़बड़ी में पास करना लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है, लेकिन कहीं जाइएगा मत। हमेशा की तरह हमारे पास जानकारी का एक छोटा टुकड़ा और उसके बाद एक क्विज प्रश्न है। क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी देश इस परिसीमन अभ्यास को काफी नियमित रूप से अपनाते रहते हैं? अमेरिका इसे हर 10 साल में करता है, जैसा कि कनाडा करता है। ऑस्ट्रेलिया इसे कम से कम हर 7 साल में करता है। न्यूजीलैंड हर 5 साल में और यूनाइटेड किंगडम में ये 8 से 12 साल के बीच होता रहता है। पिछली बार 2024 के आम चुनाव से पहले हुआ था। और यहाँ इस सप्ताह के लिए क्विज प्रश्न है। 1993 में अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना की एक अदालत ने परिसीमन अभ्यास में एक जिले की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के सरकारी फैसले को खारिज कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ और अदालत ने क्या कहा? अगले सप्ताह उत्तर की प्रतीक्षा करें। पिछले सप्ताह का उत्तर: अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय ऋण पूरी तरह से केवल एक बार राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के कार्यकाल में चुकाया था, जिन्होंने 1829 और 1837 के बीच सेवा की थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।